अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अमरीकी टीवी को तहलका खेज़ इंटरव्यू देने के बाद अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में मज़मून लिखा है खान साहब ने, जिसमें उन्होंने अमरीका को पाकिस्तान में अड्डे देने से एक बार फिर बड़ा वाज़ेह इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान ने पहले ही अफ़गान जंग में बहुत नुकसान बर्दाश्त किया है, अब मज़ीद नहीं कर सकते। 70,000 पाकिस्तानी जाबाहक हो चुके हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को $20 अरब इमदाद दी है, लेकिन इस जंग से पाकिस्तान की मईशत को 150 अरब का नुकसान हुआ है। इमरान खान ने लिखा कि ताकतवर अमेरिका 20 साल में तालिबान से जंग तो ना जीत सका, तो पाकिस्तान में अड्डों से कैसे मुकाबला कर पाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा से ही नाज़रीन अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी के ख़िलाफ़ रहे हैं, बल्कि वो तो अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ने को जहाद समझते हैं। सुनिए। आज़ादी की जब जंग लड़ता हूँ मैं, वो जहाद है। ये कुरान की ये सीधा वाज़ेह है, जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ता है वो जहाद है। तो अफ़गानिस्तान में जो लोग लड़ रहे हैं एक फॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़, ये जहाद है। इसमें कोई यार नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान के 73 साल हिस्ट्री के नाज़रीन वो वाहिद नेशनल लीडर हैं जिन्होंने हर फोरम पर अमेरिका के ख़िलाफ़ खुलकर बात की है और अफ़गान जंग की मुखालफत की है। हम कभी पाकिस्तान को आगे से गुलाम नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है, किसी और की जंग में लड़ के ड्रोन अटैक से मरते बेचारे बेकसूर लोग हैं, बदला लेते हैं पाकिस्तानी फौज से, पाकिस्तानी शहरियों से। हम ड्रोन भी नहीं गिरा सकते, लेकिन हम नेटो सप्लाई रोक सकते हैं। अमेरिका पे प्रेशर डालेंगे। जब तक आप ड्रोन नहीं रोकते, हमारा एहतजाज सारे पाकिस्तान में जाएगा और शुरू होगा। इंशाल्लाह कभी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, 1 घंटा नहीं गुजरेगा कि इमरान खान टीवी के ऊपर आके इसके ऊपर बात करेगा। नाज़रीन, अब इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के बयान के बाद मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की राय सामने आ रही है कि उन्होंने इस हिम्मत का मुजाहरा करके अमेरिका को अपना दुश्मन, खुला दुश्मन बना लिया है, जिससे न सिर्फ उनकी जान को ख़तरा बल्कि उनकी हुकूमत को भी ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। अब उनकी हुकूमत को ख़तरात हैं, साथ ही इस अहम वक्त में तालिबान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयान को बड़ा खुशाइन करार दिया है। इसी इंटरव्यू को लेकर नाज़रीन दुनिया भर में मुबाहिसे भी जारी हैं, चाहे वो ख़वातीन के लिबास से मुताल्लिक हों, अमेरिका को इनकार पर हो, या फिर न्यूक्लियर हथियारों से मुताल्लिक बयान पर, जिसमें इमरान खान ने कहा कि मसला कश्मीर हल हो तो एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों का रिएक्शन भी सुन लीजिए, फिर मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इमरान खान को पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने के लिए साजिश के जरिए पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। किसने हक दिया इस वजीर आजम को कि ये दुनिया को कहे कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम नेगोशिएबल है? पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इज नॉट नेगोशिएबल। कोई इसके ऊपर समझौता नहीं कर सकता। ये कहते हैं कि जी कश्मीर का मसला हल कर दो, हम एटमी प्रोग्राम बंद करने के लिए तैयार हैं, हमें एटमी डेटरेंस की जरूरत नहीं है। Who has given you this authority? तो खान साहब के इस इंटरव्यू पर और फिर अपोजिशन की राय पर बात करने के लिए अमजद शुएब साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे सर आपको खुशामदीद कहूँगी। अमजद साहब, इमरान खान जिस तरह से सर खुलकर अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान के मफाद में इजहार ख्याल कर रहे हैं, सर क्या उनकी हुकूमत या खुदा न खास्ता उनकी जान को भी इससे खतरात हो सकते हैं, जैसे कि कुछ तज्जियाकार हैं जो इस बात पर इजहार ख्याल कर रहे हैं? सर देखिए, अमेरिका की एक तारीख है कि जो भी हुकूमतें उनकी लाइन टो नहीं करती या वहाँ पे अमेरिका की मुखालफत शुरू हो जाती है, तो बिलअमूम ये वहाँ पे रिजीम चेंज का इंतजाम करते हैं और वो वहीं से लोकल जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसी में से लोग ढूंढ के तो वो एक ऐसा पॉइंट पकड़ के जिसके ऊपर के अवाम को मुश्तिल किया जा सके, वो एक तूफान मचा देते हैं। जैसे अभी इमरान खान ने अपनी एक राय का इजहार किया है कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो फिर हमें सिविलाइज लोगों की तरह रहने की जरूरत होगी, कोई जरूरत नहीं है कि हम जरूर ये डिटरेंस रखें। बात यह है कि हम भी जंग की तैयारी करके बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे भारत के साथ बहुत सारे तनाज़ात हैं जी। लेकिन जो पार्लियामेंट में रंग दिया गया, जो अभी मैंने सुना आसन इकबाल जैसे बात कर रहे थे, वो तो यूं लग रहा था कि जैसे इमरान खान ने कहा कि जी हम अपना एटमी प्रोग्राम उठा के फेंकने लगे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के लोग उनको मिल जाएंगे
जो गलत बयानी करके, गलत रंग दे के उनके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन को, पब्लिक के सेंटिमेंट्स को उभारें, तो फिर वो रजीम चेंज की तरफ एक सिलसिला चलता है। और ये अमेरिका का एक तरीकाकार मौजूद है कि वो रजीम चेंज वहीं के अवाम के जरिए, वहीं के अवाम में पैसा लगा के और बदनज़मी पैदा करके, एहतजाज पैदा करके, तो वो ये करें। ये पिछले सेंचुरी में तकरीबन कुछ 200 के करीब, 200 मेरा ख्याल है 230 के करीब ये इस तरह के वाकयात कर चुके हैं अमेरिकी, जहां वो रजीम चेंज किया। दूसरा है कि अगर रजीम चेंज करने मुमकिन ना हो तो फिर ये अमूमन लीडर्स को मरवा देते हैं। उसकी भी इनकी हिस्ट्री मौजूद है कि ये किराए के कातिल लेके इनके इंटेलिजेंस के अदारे ये लोगों को मरवा देते हैं। नतीजा ये कि ये अपना रास्ता साफ कर लेते हैं और इनको फिर जो भी जिस इलाके में जिस तरह का लीडर चाहिए, जो उनकी लाइन शो करे, उनके साथ इत्तफाक करे, वो फिर उसको पावर में ले आते हैं। सही, अल्लाह ताला इमरान खान साहब की हिफाजत करे। अमजद साहब, सर ये बताइए, गुज़िश्ता रोज़ भी इसी हवाले से बात हो रही थी सर, इसके IMF और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारे भी पाकिस्तान के लिए सर अपने दरवाजे बंद कर सकते हैं? इसका असर पड़ सकता है इस बात का, इस बड़ा वाज़े मौक़िफ़ का सर? देखिए, वो तो बिल्कुल कम से कम रिएक्शन जो है ना वो ये हो सकता है। उसकी वजह ये है कि ये अदारे तो हैं ही इनके इशारों पे चलने वाले, अमेरिका वगैरह के। ये बड़ी कुव्वतों के, यूनाइटेड नेशन ले लें या यूनाइटेड नेशन के ज़ैली अदारे हों या आलमी मारियाती अदारे हों, इन पे तसल्लुत है बड़ी कुव्वतों का, खास तौर पे मगरबी दुनिया की। और ये उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए बनाए हुए हैं कि लोगों को इनके जाल में फंसा के फिर वो अपनी मतालबात मनवा देते हैं। अब आप देखिए कि हमें अगर कर्जा लेना था तो कर्जा लेने के लिए दे दे के यही IMF रह जाता है और कोई आपके पास ऐसा बड़ा अदारा नहीं। और जब आप लेते हैं तो सारे वोटिंग राइट, सही आप कह रहे हैं कम से कम रिएक्शन ये हो सकता है। ठीक है सर, लियाकत अली खान के बाद अमजद साहब शायद इमरान खान ही है जो इस तरह से बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं सर, क्योंकि पहले मुशर्रफ साहब कहते थे कि अगर हमने ज़मीन ना दी तो भारत दे देगा, और फिर अमेरिका और भारत दोनों पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा होंगे। तो क्या सर इस बार ऐसा नहीं होगा? नहीं, भारत अगर उनको देता है तो बिल्कुल दे। उसकी वजह है कि भारत के साथ उनका मुआहदा है। भारत के साथ इन्होंने कोई 10-11 मुआहदे जो हैं वो दस्तखत किए हुए, एक तरह के इत्तेहादी हैं और इन अभी भी उनके पार्टनर हैं क्वाड में। तो इन्होंने एक मुआहदा भारत के साथ दस्तखत किया था जहां भारत अमेरिका के अड्डे इस्तेमाल कर सकता है और अमेरिका भारत के अड्डे इस्तेमाल कर सकता है। तो उस मुआहदे के बाद तो इनके पास कोई मसला नहीं, जब भी चाहे भारत से डिमांड कर सकते हैं। लेकिन ये कि इन चीजों में हमें अपने लॉन्ग टर्म मुफादात देखने। आज वक्ती तौर पे हो सकता है कि IMF में हमें मसला आए, कहीं और आए, लेकिन ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी खुद मुख्तारी जो है उसकी कोई कीमत नहीं है, वो कोई अदा नहीं कर सकता खुद मुख्तारी की कीमत। दूसरी तरफ ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अमेरिका अब इस खित्ते में भारत का इत्तेहादी हमारा नहीं है। हमसे वो काम लेना चाहता है, हमें इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन जो फवायद पहुंचाने हैं यहाँ पे वो भारत को मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। सर ये बताइए, अफगानिस्तान की हुकूमत अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही है, अमेरिका के जाने के बाद तो सर फिर दोबारा यहाँ खाना जंगी का आगाज हो सकता है सर? देखिए, अमेरिका गालिबन इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं रहा कि यहाँ स्टेबिलिटी आती है। वो अगर मुखलिस होते तो निकलने से पहले ये काम करा सकते थे। और क्यों, कैसे करा सकते थे? इसमें स्पॉइलर दो ही थे, भारत है और अशरफ गनी है। अशरफ गनी अमेरिका के बलबूते पे बैठा हुआ था, उसने इलेक्शन जीता या जो कुछ भी, ये सारा अमेरिका का किया हुआ अरेंजमेंट था। अमेरिका जब चाहता उसको हटा सकता था, लेकिन अमेरिका ने वहां नहीं हटाया, ना उसको मजबूर किया कि तुम तालिबान के साथ बैठ के मामला हल करो। वरना तो बड़ी सीधी बात है, अगर कल तालिबान काबुल पे कब्जा कर लें कल 2-4 महीने में, तो उस कब्जे के बाद अशरफ गनी की सदारत हाथ से गई। अशरफ गनी आज भी सदारत बचाने के चक्कर में इससे बेहतर नहीं था कि तालिबान के साथ कुछ लोग के इंतजाम के तहत कुछ ना कुछ वायदा कर लेता। और ऑलरेडी अमेरिका वैसे ही वादा खिलाफी कर रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। क्विकली नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। के अलावा 2 की लीडर थे, इसमें एक अनीस एडवोकेट और दूसरा वासे जलील, जिनको ये जो लड़के इंडिया भेजने का जो सिस्टम था उसको चलाने और उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जो एक हमने पहले लड़का गिरफ्तार किया था, नईम, उसने ये इंकशाफ किया था। हमने इंडिया जाने का तो ख्याल था ही नहीं ना सर। अनीस एडवोकेट के घर पे कोई मरकज़ी कमेटी आई हुई थी ना, तो मेरे पास जोन से कोई शख्स आया, मतलब वो जो कारकुन होता है, मुझे अंदर बुलाया गया। उस टाइम में वासिल जलील बैठे हुए थे और उनके साथ कोई और भी थे। तो नाज़रीन, मीरपुर खास से MKM लद्दन के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए हैं। DIG CTD उमर शाहिद कहते हैं कि गिरफ्तार मुल्जिमान ने भारत से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी।
रॉ से तरबियत का नेटवर्क अनीस एडवोकेट और वासे जलील चलाते थे, जिनके बारे में DIG CTD ने कहा है कि रॉ के नेटवर्क को चलाने के लिए 1998 से 2002 के दरमियान बानी MQM के कहने पर अनीस एडवोकेट और वासे जलील काम करते थे। अनीस एडवोकेट और वासे जलील को लड़कों को भारत भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने बताया कि कुछ हफ्ते कबल CTD का एक और ऑपरेशन हुआ था जिसमें कुछ MQM के लीडर्स के नाम सामने आए थे। उसमें CTD मीरपुर खास ने गुज़िश्ता रात ऑपरेशन किया है। DIG CTD उमर शाहिद ने बताया कि गिरफ्तार होने वाले दोनों लड़के 2003 में दहशतगर्दी की तरबियत लेने के लिए भारत भी गए थे। उन्हें ऊँट चलाने से लेकर असलहा मुंतकिल करने तक की तमाम तरबियत दी गई है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से एंटी एयरक्राफ्ट गन, राइफल, एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। उमर शाहिद कहते हैं कि हमने 2 मरतबा अनीस एडवोकेट को बुलाया, शामिल तफ्तीश किया, अनीस एडवोकेट के मोबाइल फ़ोन लिए थे, उनकी फोरेंसिक करवाई गई थी, उन्हें एक बार फिर बुलाया जाएगा, उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात दरकार हैं। उमर शाहिद मजीद कहते हैं कि अनीस एडवोकेट का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिया गया है। तफ्तीशी ऑफिसर अगर चाहेगा तो मजीद तफ्तीश के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। APMSO का सदर महमूद सिद्दीकी अभी भी भारत में मौजूद है नाज़रीन, जो बानी MQM और रॉ के दरमियान राबते की जिम्मेदारी निभा रहा है। याद रहे नाज़रीन कि अनीस एडवोकेट ने 2016 में PSP ज्वाइन की थी, लेकिन वो गुज़िश्ता 1 साल से मंजर आम से गायब हैं। इस पर बात करने के लिए अहमर रहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अहमर, अनीस एडवोकेट तो गायब हैं 1 साल से, इसके अलावा मौक़िफ़ कोई सामने आया, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की इस इल्ज़ाम के बाद? जी देखिए, इल्ज़ाम जो कि CTD की जानिब से लगाए गए हैं, ख़ास तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो काफ़ी संगीन इल्ज़ामात हैं, लेकिन अनीस एडवोकेट की जानिब से ताहाल इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। यही इल्ज़ामात माजी में हम देखते हैं कि साबिक SSP मलीर राउनवार की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए थे। अप्रैल 2015 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें राउनवार ने ताहिर उर्फ लंबा और मामा जुनैद की गिरफ्तारी जाहिर की थी, और उन्होंने ये बताया था कि ये MQM लंदन के लिए काम करने वाले वो मुल्जिमान हैं जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के से तरबियत याफ्ता हैं, भारत जाके तरबियत हासिल की है, असला चलाने की, घुड़सवारी की, और उसके बाद जो है ये मुल्क जो है वो वापस आए हैं। तो इस तरह के इल्ज़ामात जो है वो पहले भी लगाए गए थे, लेकिन उनको केसेस को जो है वो उस तरह से आगे पुटअप नहीं किया जाता है। इस दफ़ा हम ये देखते हैं कि CTD की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं MQM लंदन पर, तो इनके केसेस को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि माजी में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख चुके हैं, चाहे वो दीगर जो है वो सियासी तंजीमों के हवाले से हो या फिर कलदम तंजीमों के हवाले से हो, कि जब मुल्जिमान की गिरफ्तारी की जाती है तो इल्ज़ामात बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन अदालत में उन इल्ज़ामात को साबित नहीं किया जाता है। लेकिन जो हमारी CTD ज़राए से बात हुई है तो ये बताते हैं कि जी कुछ फॉरेंसिक एविडेंस भी हासिल किए जा रहे हैं। जी बताइए गिरफ्तारी बताइए। कुछ मोबाइल फ़ोन्स के फॉरेंसिक एविडेंस जो है वो हासिल किए जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर इस केस को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकेगा। ना सिर्फ ये बल्कि जो दीगर MQM रहनुमाओं के राब्ते रहे हैं कुछ ऐसे अफराद से जो कि मशकूक सरगर्मियों में मुब्तला रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि फॉरेंसिक करवाया जाएगा उनके मोबाइल फ़ोन्स का, और कुछ चीज़ें ऐसी हासिल की गई हैं फॉरेंसिक एविडेंस जिसकी बुनियाद पर इन केसेस को अब ये कहा जा रहा है कि मजबूत केसेस जो है वो बनाए जा सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद थे। नाज़रीन, आगे बढ़ रही हूँ और अब ज़रा मैं बात करने वाली हूँ कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो यूँ तो वज़रा सियासी शगुफ़ों और फुक्कड़पन का कोई मौका जाने नहीं देते, गोया मज़िका खेज़ बयानात और जुगतबाजियों में ना एक दूसरे पर सबकत ले जाने की रेस लगी पड़ी है। लेकिन जो मकाम परवेज़ खटक साहब का है वो शायद ही किसी और को नसीब हो, जिनकी बड़बोलियों पर परवेज़ियात के उन्वान से पूरी की पूरी एक सीरीज़, ज़बरदस्त एक सीरीज़ मुरतब की जा सकती है। हालिया इजाफा इसका उनकी कल असम्बली में की गई तकरीर है। मुल्क में महंगाई है, ये वज़ीर आज़म साहब को नज़र आता है, वज़ीर दाखिला को नज़र आता है, वज़ीर ख़जाना को नज़र आता है, लेकिन वज़ीर दिफा को कुछ और ही नज़र आता है। गोया वज़ीर दिफा का काम हर हाल में हुकूमत का दिफा करना है। ख़ुद वज़ीर आज़म बार बार महंगाई का एतराफ़ कर चुके हैं। फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद, आज़म स्वाति, शौकत तरीन, हम्माद अज़हर, कौन है जो महंगाई को तस्लीम नहीं कर रहा, इसकी हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहा। लेकिन परवेज़ खटक न सिर्फ इसे झूठ और अपोजिशन का प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं, बल्कि इसे मुल्क की तरक्की के लिए लाजिम करार दे रहे हैं। कहते हैं कि जिस मुल्क में महंगाई नहीं होगी वो रुक जाएगा, महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, कारखाने चलेंगे। बात सुनिए ज़रा इनकी।
महंगाई है, महंगाई है, हम सबको ये एहसास है महंगाई है। मुझे नींद नहीं आती महंगाई के ऊपर। ये सारा एक ड्रामा है, ये अपोजिशन का ये ड्रामा है और ये ड्रामा नहीं चलेगा। जितनी हवा इन्होंने उड़ाई है ये बिल्कुल नजदीक भी नहीं है सच्चाई के। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है, हम सबको ये एहसास है। आपने महंगाई की बात की और ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इस वक्त हमारे लोग मुश्किल में, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, महंगाई है। दुनिया में महंगाई हर जगह जा रही है, अमेरिका में भी महंगाई हो रही, यूरोप में भी हो रही। रात को अगर मुझे नींद नहीं आती तो इसी चीज़ पे आती है, महंगाई के ऊपर। और महंगाई ख़ास तौर पे उन चीज़ों पे जो कि आम आदमी इस्तेमाल करता है। जिस मुल्क में महंगाई नहीं हो, सब कुछ रुक जाए तो वो मुल्क रुक जाएगा। महंगाई ऑपोजिशन का ड्रामा है। काश ये बात वज़ीर दिफा वज़ीर आज़म को भी समझा पाते, जिन्हें महंगाई की वजह से, इनकी वजह से नींद नहीं आती है। लेकिन खटक साहब के तो फिर जनाबे वाला क्या ही कहने, वो तो पहले ही वज़ीर आज़म को ये कहकर शर्मिंदा एहसान कर चुके हैं कि इमरान खान मेरी वजह से वज़ीर आज़म है। और अब वो ऑपोजिशन को खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत ढूंढने का चैलेंज दे रहे हैं। कहते हैं कि मुल्क में कोई गुर्बत नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है, लोग भूखे नहीं सो रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, अच्छा रहन सहन है। मुझे KPK में कोई एक कच्चा मकान दिखा दें। मैं जब 32-38 साल पहले सियासत में आया तो हमारे जो इलाके गांव थे सारे कच्चे थे। आज कोई कच्चा मकान दिखा दे मुझे। मैं अभी भी कहता हूँ, ये कहता है लोग मुझे निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोज़गार है। तो कहाँ पर गुर्बत आ गई? गाड़ियाँ नहीं थी किसी के पास, मोटरसाइकिल नहीं थे। आज हर एक जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहा है। ये हमारे MNA साहब कह रहे हैं करक में गुर्बत है, मैं मानता हूँ होगा। अच्छा चलो बात सुन ले, कोई बात नहीं। परवेज़ खटक साहब अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर ज़रा अवामी रिएक्शन देख लें कि लोग क्या कह रहे हैं उनके इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद। बहरहाल जी, कल वज़ीर दिफा असेंबली में कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। आज वज़ीर ख़जाना असेंबली में खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इस साल बाकी चीज़ों की कीमतों में 11%, ग़िज़ाई अजनास 13% महंगी हुई हैं। मुज़म्मिल असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब खुद महंगाई का एतराफ़ कर रहे हैं, परवेज़ खटक मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं महंगाई होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। क्या वाकई ऐसा है? और डॉलर 158 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ऐसा क्यों है भाई? देखिए, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको डॉलर के बारे में बताता हूँ जी। आपको पता है मुझे मिसालें देने का बहुत शौक है, तो ताकि आपकी लोगों को भी समझ आ जाए बात। दो चीजें होती हैं, एक होती है मौसम की तब्दीली और एक होती है इंसान की अपनी तब्दीली। यानी कि अगर इंसान बीमार हो रहा हो तो वो इंसान की वजह से हो रहा होता है, और एक मौसम की तब्दीली हो रही होती है। जैसे मौसम की तब्दीली हो रही होती है, अगर एकदम सर्दियाँ आती है तो फिर हम उसके लिए एहतियाती तदाबीर अपनानी पड़ती हैं, गर्म कपड़े निकालने पड़ते हैं, खानों का और जो ठंडे मशरूबात है उसको कम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से दुनिया में इस वक्त कुछ मौसमी तब्दीलियां आ गई। पिछले चंद मौसमी तब्दीलियों से मतलब ये कि माशी तब्दीलियां आ गई पिछले 2 से 3 महीने में, जब से कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया में तमाम ममालिक में लगना शुरू हुई। उसकी वजह से आलमी मंडी में जो है ना आग लग गई है तकरीबन हर चीज को। यानी कि तेल जो है आज से 1 साल पहले से लेकर अब तक जो है 85% आलमी मार्केट में महंगा हो गया है। जो हम खुदगरी तेल खाते हैं जो खाने वाने में पकाने के लिए, वो 120% महंगा हो गया है। गंदम जो है 40% महंगी हो गई। अच्छा, पाकिस्तान ये बहुत सारी चीजें दरामद करता है जी। और वो दरामद जब हम करते हैं तो वो फिर हमारे जो है ज़र मुबादला के ज़खायर में फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें फर्क पड़ती है। जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी आपको कि अगर सर्दियां आएंगी और अगर हम अपने लिबास और रहन सहन के तरीके को चेंज नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये जो पहले हम जो है इसहाकडार साहब की हुकूमत होती थी तो हम जो है मौसम चेंज होता था तो अपने डॉलर, जिसकी वजह से 2018 में हम फट गए थे, हमारा जो है $1 अरब हो गया और हमारे जो है खजाने के ज़खायर खत्म हो गए थे। तो ये जो स्टेट बैंक गवर्नर की पॉलिसी है कि अगर पाकिस्तान की दरामदात में प्रेशर आए किसी वजह से तो फिर उसको डॉलर करके ताकि कम से कम जो है वो जो मौसमी असरात है जी वो इंसान को पर है और इंसान मामूला सही। सर बॉन्ड रिजर्व्स में तो 86%
86 लाख डॉलर्स का सर इजाफा हुआ है, लेकिन अब हमारे साथ नुमाइंदे भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। आप साथ ही मौजूद रहिएगा। सर मैंने ये भी आपके आने वाले दिनों में जो कर्ज अदा करना है तो क्या डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा होगा? लेकिन रिजवान आपके पास वजूहात हैं इसकी, ये बुलंद तरीन सतह पर आ गया है भाई इसका रेट? 5 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। 5 महीने में 1-1 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 5 रुपये डॉलर की कदर बढ़ गई है। लेकिन देखिए इसमें ये देखना होगा कि 2-3 चीज़ें हैं। देखिए पाकिस्तान वैसे भी माहिरीन ये फोरकास्ट रखे हुए हैं पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से कि ये हर साल 5% डेप्रिशिएट होगी। अच्छा रुपये जो होता है किसी भी मुल्क की करेंसी जो है ना, वो अगर 5% से 10% के दरमियान डेप्रिशिएट हो या मतलब उसकी कदर बढ़ जाए तो ये कोई इतना अनयूजुअल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साथ मामला ये है कि IMF की जो अब किस्त आनी है ना, वो आनी है $1 अरब की। ये सबसे बड़ी किस्त है उनके प्रोग्राम की। तो इसके आने में अब जो है ना टाइम लग रहा है। देखिए IMF के साथ जो गुफ्तशनीद हो रही है उसमें हुकूमत जो है वो कुछ चीज़ों पे IMF को टफ टाइम दे रही है, कुछ चीज़ों पे IMF उनको टफ टाइम दे रहा है। तो इसकी वजह से ये जुलाई में जो चीज़ होनी थी वो चली गई है अगस्त में। अभी ये इत्तला भी आई है कि ADB ने भी जो कर्ज देना था पाकिस्तान को वो IMF की वजह से जो है वो थोड़ा मौखर हुआ है, वो ये भी है। फिर ये कि इंटरनेशनल प्राइसेस कमोडिटीज़ की वो जो है ना इस वक्त सारी जो है ना वो बुलंद तरीन सतह पे। हम एक इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, हमें पाम ऑयल से लेके और गाड़ियों में चलाने का तेल तक जो इम्पोर्ट। शुक्रिया आपका मुजम्मिल साहब। सर अभी जो आप सारी सिचुएशन बता रहे थे, अब ये बताइए कि आने वाले दिनों में जब हुकूमत को $12 अरब के बैरूनी कर्जे अदा करने हैं सर, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि डॉलर पे मजीद महंगा होगा। सर कितना महंगा हो सकता है? देखिए फिजा, अगेन आपने डॉलर के कर्जे इस साल भी जो है लगभग $11 अरब के करीब उतारे थे और आपका जो है रुपया 8% मजबूत हुआ था। असल में आप देखते ये है कि आपकी जेब से पैसा खर्च कितना हो रहा है और आ कितना रहा है। हमारे जो मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है, हम एक एक चीज को अलग अलग उठा के दिखाते हैं। तो इस साल हमने $11 अरब कर्जा उतार दिया और हमारी करेंसी मजबूत हुई। और पिछले साल आप हैरान होगी $14.5 अरब हमने कर्जा उतारा था। तो ये जो पॉलिसी है इस हुकूमत की, खास तौर पे स्टेट बैंक की, कि ये कि अगर दुनिया में हालात चेंज हो तो हम उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें, उसकी वजह से जो है तमाम चीजें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। आपके जब ज़खायर नहीं गिरेंगे, ज़खायर अपनी जगह पे रहेंगे। और इस वक्त आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हमारे ज़खायर जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह के करीब करीब है $23.5 अरब। तो हमारे पास बहुत जगह है, उसके बावजूद हम जो है एक अच्छा इकदाम कर रहे हैं कि ये हमने पैसे जमा इसलिए नहीं किए कि इसको उड़ा दें एक ही दिन में अगर बाहर हालात। तो ये चीज जो है लोगों को भी समझने की जरूरत है। और माजी में इसकी ये जब हम नहीं करते थे तो इससे एक साथ बहुत बड़ी तकलीफ आ जाती है। मुजम्मिल साहब मुझे बताइए सर, मुजम्मिल साहब ये बताइए कि गुज़िश्ता साल की निस्बत सर इस साल डॉलर की मांग में इजाफा भी नजर आ रहा है, इसकी क्या वजह है? और दूसरा ये कि सर खबरें हैं कि 1 जुलाई से $1.5 अरब उधार तेल सऊदी अरब की जानिब से मिलेगा। जब बाहर से तेल की डिमांड कम हो जाएगी तो क्या डॉलर की सूरत हाल में बेहतरी होगी सर? देखिए आपको एक बात बताऊं कि 1 जुलाई से $1.5 अरब का मतलब 12 महीने में तकसीम कर दें तो $100 मिलियन महीने का होता है। और हमारी महीने की दरामदात $5 अरब की है। तो ये लाजमी सी बात है, इससे हमारे रिजर्व्स हैं वो नहीं गिरेंगे। और ये आप अप्रिशिएट करेंगे। अभी 30 जून का थोड़ा सा मामला है और इंटरनेशनली प्राइसेस हो सकता है कि अगले 1-2 महीने जो है डॉलर जो है मजबूत रहे और रुपए की कदर नीचे रहे। जैसे आलमी मार्केट में कीमतें नीचे आएंगी, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि रुपए की कदर भी नीचे आ जाएंगी। लेकिन अभी अगर आप मुझसे पूछें कि ये 157-58 रेट सही है, मैं कहूँगा बिल्कुल सही है। हालात के हिसाब से अगर और बाहर महंगाई होती है तो हमें रुपए की कदर और गिरा देनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये सही है जो डॉलर की कीमत है इस वक्त। तो सर इसकी सिर्फ डॉलर ही नहीं, सोना भी महंगा हो रहा है। फी तोला सोना सर आज 450 रुपये महंगा हुआ है। तो ये डॉलर की वजह से ही ऐसा हो रहा है या इसका भी कोई और रीजन है सर? देखिए सोना, डॉलर, तेल ये किसी अफराद के हाथ में है ना वजीर आजम के हाथ में। आलमी मार्केट में इसका रेट खुलता है, उसके हिसाब से पाकिस्तान में उसका रेट उसी दिन अपडेट हो जाता है। तो इसमें हमारा कोई ना लेना है ना देना है, ये सब कुछ बाहर से रेट सेट होता है। बाहर रेट गिरता है, सोने का रेट गिर जाता है। तो ये जो है अब आप ये इस रेट पे सोना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हाँ मैं जरूर इस पे आप पे कमेंट कर दूंगा आपके लिए। लेकिन ये कि हमारी हुकूमत का, हमारे किसी सरकारी ओहदेदार का, प्राइवेट आदमी का, किसी का
इसकी कीमत के तयन पे जो है ना सही आप कहते हैं कि ये जो अभी कीमत को पर लगे हैं ये बिल्कुल सही लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ मौजूद थे। साहब आगे बढ़ी हूँ नाज़रीन, कमिश्नर कराची का सरकारी दफ्तर हो या शहर का ये सबसे बड़ा मेहमान खाना मैं इसे कहूँ, क्योंकि जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है ना, उसमें जो इंकशाफ हुआ है कमिश्नर कराची के दफ्तर में एक साल में चाय पानी पर आपको अंदाज़ा है कि कितने लाख रुपए उड़ा दिए गए हैं, और ये कह लीजिए कि कितने लाख रुपए हमारे टैक्स के पैसे उड़ा दिए गए हैं। 61 लाख रुपए चाय पानी पर एक साल में खर्च हुए हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने कमिश्नर कराची की मेहमान नवाजी का ये भांडा फोड़ा है, जिसके मुताबिक कमिश्नर ऑफिस में यौमिया 1768 मेहमानों को चाय पानी पेश किया गया है। मंसूर मुगैरी मेरे साथ मौजूद हैं। मंसूर मुगैरी, ये जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, ये चाय पानी के 61 लाख रुपए, इतनी शानदार मेहमान नवाजी आवाम के पैसों से। जी किरण, आपने दुरुस्त कहा कि ये पैसे आवाम के हैं जो टैक्सेस की मद में सरकार वसूल करके फिर इन अफसरान को फराहम करती है, और ये अफसरान जो है इस टैक्सेस के पैसे को किस बेतरीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आज तक कभी किसी अफसर से दफ्तर से ये बात नहीं सुनी है कि 61 लाख रुपए कमिश्नर के ओहदे वाले अफसर को एक साल में चाय पानी और इस तरह जो रिफ़्रेशमेंट पे ख़र्च करना चाहिए। कमिश्नर कराची जो हैं उनके ऑडिट पे राज निकल आए, हम अपने नाज़रीन को दिखा सकते हैं कि 61 लाख रुपए एक साल में जो आने वाले अफराद हैं उन पर उन्होंने फोंक दिए हैं, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि तकरीबन 1768 अफराद का एवरेज बनता है फ़ीकस एक दिन में। तो ये नामुमकिन बात है कि इतने अफराद कमिश्नर कराची के दफ्तर को विज़िट करें, कमिश्नर ने इतने बंदों से मिल सके या इतने डेलीगेशन में लोग आ सकते हैं, तो इम्पॉसिबल बात है। जबकि 4 लाख कोई 60,000 जो है चाय की पत्तियां इस्तेमाल हुई हैं इस जो है 61 लाख में। तो ये ख़ुद हैरान कुन बात है कि जो हमारे सरकारी अफसरान हैं, जो सिंध गवर्नमेंट के पैसे जो सिंध गवर्नमेंट को फराहम करती है, वो जो टैक्सेस के पैसे किस बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं। अभी हम ये रिपोर्ट तो हम दे रहे हैं और मुझे कोई यकीन नहीं है कि इस पर कोई कार्रवाई हो सकेगी। जो सरकारी जो टैक्स के पैसे हैं जिस अफसर ने ये इस्तेमाल किए उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है, मुझे कोई यकीन नहीं, क्योंकि इस तरह के कई मामला हम पहले भी दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। मंसूर मुगैरी साहब, अभी कुछ ही दिनों पहले मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे थे कि अगर विफाक को मालूम करना है कि सिंध का सारा पैसा कहाँ जाता है तो वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देख ले। तो ये जो कुछ सामने आ रहा है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से कि 61 लाख रुपए तो एक साल में सिर्फ चाय पानी पर ही लग जाता है। मुर्तज़ा वहाब साहब आपके सामने एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। क्रिकेट के मैदान में इस वक्त हलचल मची हुई है। पाकिस्तानी टीम के दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ से पहले ही बैटिंग कोच यूनुस खान मुस्ताफ़ी हो गए। पीसीबी ऐसा बता रहा है कि ये फैसला बाहमी इत्तेफाक राय से हुआ है। अब यूनुस खान का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लास्ट ईयर नवंबर 2020 में हुआ था, जो कि वर्ल्ड कप 22 नवंबर तक रहना था, लेकिन फिर अचानक क्यों उन्हें अपना ये ओहदा छोड़ना पड़ गया। कादिर ख्वाजा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। कादिर ख्वाजा, कुछ इख्तलाफात के हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं, कुछ दौरा इंग्लैंड टीम पर एतराज़ात के हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं, फिर ये 2 साल का मुआहदा था और ये इतनी जल्दी मुआहदा ख़त्म होने से पहले ही छोड़ दिया गया। कुछ पता चल सका है, वजह बनी क्या है आखिर? बिल्कुल किरण, हम अपने नाजरीन को आगाह करते चले, उनको बताते चले कि इसके पीछे कहानियां क्या हैं। यूनुस खान अचानक मुस्ताफ़ी आज पहली मरतबा नहीं हुए, इससे पहले भी ये कहानी है कि 2006 में जब वो कप्तान थे तो अचानक मुस्ताफ़ी हुए, अपने कप्तानी उन्होंने ओहदा छोड़ दिया। उसके बाद जो है चेयरमैन जो पीसीबी थे शहरियार खान, उन्होंने प्रेशर दबाव बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद 2009 में वर्ल्ड कप श्रीलंका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप हमने इंग्लैंड में जीता तो खुशी नहीं मनाई। उसके बाद फौरी तौर पर आके रिटायरमेंट दी जब चेयरमैन एजाज भट्ट थे। उसके बाद 2015 में यूनुस खान ने वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान किया, जो कि काफ़ी हैरानकुन था। उस वक्त जो है वो काफ़ी प्लेयर्स भी उस वक्त शशोपंत का शिकार हो गए कि यूनुस खान ने क्यों रिटायरमेंट ली। 2019 में अंडर 19 की उनको कोचिंग सौंपी गई, जिस दौरान ये काफ़ी मामला देखने को मिला कि मुदस्सर नज़र जो कि डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी के थे, उनके कमरे में उनको ठहराया गया। यूनुस खान ने तब भी गिला किया मैनेजमेंट के साथ कि कमरा छोटा है, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है वो अपलोड कर दी, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान ने
ने काफ़ी नाराज़गी का इज़हार किया। अब 2020 में 9 जून 2020 में इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ थी उसमें पाकिस्तान टीम की बैटिंग कोच की कमान उनको सौंपी गई, जिसके बाद यूनुस खान वहाँ पर अक्सर आपको देखा जा सकता था कि स्क्रीन पर नजर आता था, अपनी डायरी लिखते थे। डायरी के सवाल भी हमने किए कि वो क्या लिखते हैं डायरी में, तो उन्होंने कहा कि डायरी में जो है वो अपनी जो बैट्समैन है उनकी कोताहियाँ लिखता हूँ और उनको समझाता हूँ। उसके बाद खिलाड़ियों ने शिकायत का जो है वो अंबार लगा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट की जानिब से, और उन्होंने कहा कि जो यूनुस खान है वो उनकी बैटिंग टेक्निक्स जो है उनकी तब्दील करवा रहे हैं। हालांकि जो प्रोफेशनल होते हैं उस वक्त बैटिंग टेक्निक्स नहीं होती। अब जो दौरा न्यूजीलैंड था उसके लिए कैंप लगाया गया पाकिस्तान टीम का कराची में। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो बैटिंग कोच हैं उनको भी वहाँ पर मदऊ किया गया। इसके बाद यूनुस खान ने मैं कादिर इसी बात पर आ रही थी कि मुख्तलिफ तनाज़ात के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट तनाज़े के बारे में सुनने में आ रहा है ऐसा कि मोहम्मद यूसुफ की मौजूदगी, इस बात का उन्होंने शिकवा भी किया कि पीसीबी ने मोहम्मद यूसुफ को क्यों बुलाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो लाहौर कैंप आए और इस पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और फिर ये इख्तलाफात बढ़ के आज ये नतीजा सामने निकला है। देखिए किरण, मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो जिम्मेदारी सौंपी है वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस के बैटिंग कोच है। जो तमाम प्लेयर्स जिनकी बैटिंग अच्छी से परफॉर्म नहीं करती, जिनको स्क्वाड में जगह नहीं मिलती, उनकी बैटिंग टेक्निक्स बेहतर करवाना है। तो मोहम्मद यूसुफ के लिए इसलिए मोहम्मद यूसुफ को कराची भेजा गया था, बकिया दीगर कोचेस को भी भेजा गया था कि वहाँ पर जो है वो जो बाकी मिसबा उल हक हैं, यूनुस खान है, उनकी हेल्प कर सकें। तो यूनुस खान ने इस बात का बुरा मनाया कि मैं बैटिंग कोच हूँ, मेरे होते हुए बैटिंग कंसल्टेंट जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस के हैं मोहम्मद यूसुफ, उनको मदऊ क्यों किया गया। उसके बाद जब लाहौर में कैंप लगाया गया टेस्ट मैच, जो टेस्ट स्क्वाड है जिन्होंने अभी वेस्ट इंडीज जाना है, इंग्लैंड के लिए जाना है, तो वो उनके लिए भी यहाँ पर मदऊ किए गए, लेकिन वो यूनुस खान यहाँ पर नहीं है और मोहम्मद यूसुफ ने तमाम तर उनको ट्रेनिंग करवाई। उन्होंने बायोसिक्योर बबल भी ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद ये खबरें जो है वो सामने आने लग गई कि इख्तलाफात जो हैं खास तौर पर असल जड़ है यूनुस खान के मुस्ताफी होने की। तो रिटायरमेंट उनका जो है वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट 2022 वर्ल्ड कप का लिया था। उससे पहले वसीम खान और आज जो स्टेटमेंट आई कि बाहमी रजामंदी बज़ाहिर शो करना होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह किसी की तजलील भी नहीं कर सकता कि वो इतने बड़े लेजेंड प्लेयर हैं, पाकिस्तान की तरफ से साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, तो वो इसलिए जाहिर नहीं कर सकते और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी वसीम खान ने, वजूहात सामने जाहिर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ऑब्वियसली कादिर अब सब्स्टिट्यूट की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो कौन हो सकता है उनका मुतबादिल? देखिए वसीम खान से जब हमारी सुबह बात हुई है तो उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल यूनुस खान के अलावा उनको सीरीज़ में किसी को बैटिंग कोच तो नहीं भेज सकते क्योंकि इंग्लैंड में बायोसिक्योर बबल में जाएंगे, तमाम लोग चार्टर्ड तैयारी में जाएंगे, तो अभी फिलहाल फौरी तौर पर किसी को नहीं दे सकते। अलबत्ता अजाफी जिम्मेदारियां जो हैं वो मोहम्मद यूसुफ के कंधे पर आयद हो चुकी हैं और वो बैटिंग कोच हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। मोहम्मद यूसुफ की तमाम खिलाड़ियों जिनसे भी हमारी बात हुई, चाहे वो आबिद अली हैं, इमरान भट्ट है, अजहर अली हैं, उसके बाद इमामुल हक हैं, फ़हीम अशरफ की खास तौर पर की जाए तो उनकी बैटिंग जो है वो स्टाइल तब्दील किया गया। उसके बाद उनकी बैटिंग बेहतर आई, जिस तरह उन्होंने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाई वो काबिल जिक्र थी, काबिल गौर थी। और सोशल मीडिया पर भी ये आया कि यूनुस खान के होते हुए मोहम्मद यूसुफ की तारीफें प्लेयर्स क्यों करते हैं, तो ये सबसे बड़ा अलमिया था। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही थी क्योंकि टीम में वो प्लेयर्स भी शामिल हैं जिनके साथ यूनुस खान भी खेल चुके हैं, तो क्या सिर्फ ये पीसीबी के साथ ही इख्तलाफात हो रहे थे या कुछ टीम के अंदर भी कुछ इस तरह के इख्तलाफात हो गए थे कि जिसके बाद इसी में ही आफियत जानी के ओहदे से अलग ही हो जाया जाए? देखिए यूनुस खान को आज तक कोई नहीं समझ सका। यूनुस खान की जब तकर्री होनी थी बैटिंग कोच के लिए तब भी उन पर काफ़ी तनकीद हुई कि जिन्होंने माजी में उनका कोई काबिल एतमाद नहीं थे, माजी में जो है उन्होंने ऐसी हरकतें की जिसके बाद जो है अचानक कुराम बरपा हो गया पाकिस्तान टीम में भी कि अचानक मुस्ताफ़ी हो जाते थे, रिटायरमेंट ले लेते थे, गुस्से में आ जाते थे। और इनके एक दफ़ा इन्होंने ये भी दावा किया था कि तमाम खिलाड़ियों ने इनके खिलाफ साजिश की है, एक कमरे में बैठ के हलफ लिया गया इनकी कप्तानी के हटाने के खिलाफ। जो 2006 में आपको मैंने बताया कि शहरियार खान जब मुस्ताफ़ी हुए थे अपने ओहदे से, तो तब की ये बातें गर्दिश कर रही हैं। और यूनुस खान अपने गुस्से की वजह से काफ़ी मशहूर थे। हमने जब मीडिया टॉक होती थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी या वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जब वो अवे सीरीज़ के लिए गए होते थे तो उनसे पूछते थे कि यूनुस भाई आपका जो है वो आप टेम्परामेंट कैसा है, आपका गुस्सा कंट्रोल होता है कि नहीं, प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है। जबकि यूनुस खान के पास बैटिंग कोचिंग आई थी तब की आप परफॉर्मेंस देने के इंग्लैंड में सिवाय बाबर आजम के मोहम्मद रिजवान के किसी ने परफॉर्म नहीं किया, न्यूजीलैंड में बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के अलावा किसी ने परफॉर्म नहीं किया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, श्रीलंका सब की सीरीज के खिलाफ देख लें कि मिडिल ऑर्डर हमारा क्लैश होता रहा। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, आगे वर्ल्ड कप है,
मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि यूएई में होगा। तो लेकिन अभी तक हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स ही करता रहा है। अभी तक मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा प्लेयर नहीं आया, हर वक्त तजर्बात किए गए, कोई भी बैट्समैन क्लिक नहीं कर पाया। तो इसी वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके रवैये से काफ़ी नाराज़ हो। और लेकिन अब ये एक बिल्कुल सीरीज से बिल्कुल ही पहले ये इस्तीफा आ जाना, इंपॉर्टेंट सीरीज होने जा रही है, दौरा इंग्लैंड होने जा रहा है, दौरा वेस्ट इंडीज़ होने जा रहा है, इस पे मुतासर करेगा इसे, टीम का मोरल डाउन होगा इससे? ऑब्वियसली देखें ये बड़ा धचका लगा है टीम प्लेयर्स को जब मैंने उनको सुबह जो है बताया, क्योंकि अक्सर प्लेयर जो है वो इस वक्त PSL खेलने गए हुए हैं और मोस्टली जब उन्होंने खबर समा पर चलते हुए देखी कि यूनस खान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए तो उनके मुझे मैसेजेस आए, उन्होंने पूछा कि यूनस भाई को क्या हुआ। उसके बाद जो है वो काफ़ी शिशोपन फैल गई, उनके ग्रुप्स में जो है वो काफ़ी बहस होने लग गई, पाकिस्तान टीम का जो मीडिया ग्रुप है। लेकिन अभी इस वक्त ये होता है कि बैटिंग कोच की जरूरत इस मौके पर इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हेड कोच मिसबाह उल साथ हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ मौजूद थे कादिर। आगे बढ़ रही हूँ नाज़रीन और आखिर में सरजानी टाउन के हवाले से बात करने जा रही हूँ, जहाँ खातून पर तशद्दुद करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। खातून पर तशद्दुद करने वाले की शनाख्त हो गई है। इसका नाम मानी और इसके साथी का चीता के नाम से ये लोग मशहूर हैं। ज़ईफ़ खातून है जिनके ऊपर ये बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। अहमद रहमान, ज़रा बताइएगा, ये पता चल चुका है इन लोगों के बारे में, गिरफ्तारी वगैरह अमल में आई है? जी देखिए, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये। सरजानी टाउन का इलाका है, सेक्टर 5D। वहाँ पे इन खातून पर जो है वो तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे और ये कहा जा रहा है कि सरजानी टाउन सेक्टर 5D की ये वीडियो है। पुलिस की जानिब से सरजानी टाउन थाना है, उनसे हमने रब्ता किया है, वो इन खातून को जो है वो तलाश कर रहे हैं ताकि कंप्लेनेंट जो है वो सामने आए। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस ने इस वीडियो में नजर आने वाले दोनों अफराद को पहचान लिया है जो कि उस खातून पर तशद्दुद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़ईफ़ खातून पर एक की शनाख्त जो है वो मानी के नाम से की गई है, जो दूसरा उसका साथी है। पुलिस बताती है कि वो चीता के नाम से मशहूर है इलाके में और ये अमूमन जो है वो घर खाली करने के हवाले से, कि किसी के घर को खाली करवाना हो तो उस हवाले से काफी जो है वो एक्टिव मेंबर जो है वो दिखाई देते हैं उस इलाके में। तो पुलिस इन दोनों को इस वक्त जो है वो तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कंप्लेनेंट भी जो है वो सामने नहीं आई है। जो खातून कंप्लेनेंट हैं जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, न सिर्फ उन मर्दों की जानिब से, क्योंकि ये ऑब्वियसली ऐसी वीडियो नहीं है कि जिसको मुकम्मल तौर पर क्लियरली नाज़रीन को दिखाया जा सके, तो जितना हम दिखा सकते हैं और जितना कुछ इसमें समझ आ रहा है, कुछ खवातीन भी साथ मौजूद हैं। तो ये जिनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है उन खवातीन के साथ, उनके साथ मौजूद हैं या ये वो लोगों के साथ मौजूद हैं जो मारपीट कर रहे हैं? नहीं जी, ये जो मारपीट करने के लिए दो लोग आए हैं जिनका नाम मानी और चीता है नाम है, वो जो है वो अपने साथ को 2 से 3 खवातीन भी जो है वो साथ लाए थे। वो भी जो है वो मुसलसल खवातीन पर तशद्दुद करती रही। जो घर से ज़ईफ़ खातून बाहर आई थी उनको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, उनको जो है वो बुरे अलकाबात से नवाजते रहे। इस तरह की चीजें जो है वहाँ पर पुलिस को चाहिए कि सिर्फ पहचान ना हो बल्कि इनको पकड़ा भी जाए और इनको करार वाकई सजा भी दी जाए, जो कुछ ये इस बुजुर्ग शहरी के साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया नाजरीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।